चुनाव आयोग के कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीने जाने के बाद प्रदेश में सियासी बवाल जारी है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के फैसले को असंवैधानिक बताया है। कांग्रेस पार्टी ने आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी आज बयान सामने आया। कमलनाथ ने कहा है कि स्टार प्रचारक का न कोई कद न कोई पद होता है। चुनाव आयोग के फैसले पर सीधे तौर पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कमलनाथ ने एक बार फिर पुलिस और प्रशासनिक तंत्र का उपचुनाव में दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। कमलनाथ ने कहा है कि उनकी चुनावी सभाएं जारी रहेंगी। चुनाव प्रचार से उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। हालांकि कमलनाथ ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने कहा है कि अब उपचुनाव में हार जीत की बात नहीं बल्कि हार के अंतर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष की बड़े अंतर से हार होना सुनिश्चित है। पीसीसी दफ्तर में इंदिरा गांधी के शहीद दिवस के मौके पर शामिल हुए कमलनाथ ने कहा है कि 28 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिलेगी। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर से हिंदू राग अलापा है। साथ ही उन्होंने पुलवामा अटैक को लेकर कांग्रेस के नेताओं को आड़े हाथों लिया है। इसके अलावा लव जिहाद को लेकर भी साध्वी जमकर बरसी हैं। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने पाकिस्तान के पुलवामा अटैक को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अब कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम सामने आ गया है। पाकिस्तान को लगातार सपोर्ट करने से पाकिस्तान का मनोबल बढ़ता है। उन्होंने कहा है मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे दोनों ही पार्टियों के स्टार प्रचारक नेता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और दौरे कर रहे हैं। कल चंदवासा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य की सभा के बाद आज कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार के समर्थन में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट स्वांसरा में एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। सचिन पायलट ने जहां अपने भाषणों में भाजपा और शिवराज सिंह चौहान सरकार को घेरने की कोशिश की और आरोप लगाया कि शिवराज सिंह चौहान पिछले दरवाजे से छल कपट से सत्ता में आए हैं और आगामी 3 तारीख को जनता अपने वोट से उन्हें सबक सिखाएगी। सचिन पायलट ने दावा किया कि सभी 28 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेंगे। सचिन पायलट ने दावे किए हैं कि यहां पर 28 सीटों पर कांग्रेस विजयी पताका फहराने वाली है, लेकिन जिस तरीके से यहां पर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के दौरे हो रहे हैं उससे लगता है कि इस चुनाव में भारी कशमकश का माहौल है। सचिन पायलट के दौरे के बाद यहां पर संभावना यह भी व्यक्त की जा रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा के प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग के समर्थन में एक बार फिर यहां पर रोड शो करने आ रहे हैं। नेताओं के तूफानी दौरों ने स्वांसरा विधानसभा का उपचुनाव रोचक बना दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यहां का मतदाता किसे अपना विधायक चुनता है और किसे घर का रास्ता दिखाता है। ग्वालियर चंबल अंचल में हो रहे उपचुनाव के शांतिपूर्ण मतदान के लिए जबलपुर पुलिस का बल बड़ी संख्या में रवाना हुआ है। इन्हीं बसों में दरअसल 866 का जो पुलिस बल है वो मुरैना और शिवपुरी के लिए यहां से प्रस्थान कर रहा है और जो देर रात तक वहां पर रिपोर्ट करेगा। तो बेशक पूरे मध्य प्रदेश की नजरें इस समय उस उपचुनाव में है और विशेष रूप से ग्वालियर चंबल अंचल कहीं ना कहीं हॉट जोन माना जा रहा है। तो बेशक तो हमेशा से ही कहीं ना कहीं ये जो अंचल रहता है वो तमाम गतिविधियों के लिए प्रचलित भी है और इस प्रकार से जाना पहचाना भी जाता है। जहां अमूमन ऐसी अप्रिय घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं इस पूरे अंचल में विशेष फोकस मध्य प्रदेश पुलिस का है। तो यहां पर अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो लगातार रवाना हो रहे हैं, तमाम जिलों से रवाना हो रहे हैं जहां जहां चुनाव नहीं है। और जबलपुर की अगर बात करें तो यहां से 866 पुलिसकर्मियों का, जिसमें अधिकारी भी शामिल हैं, वो 33 बसों के माध्यम से यहां से रवाना हो चुके हैं और देर रात को वहां पर रिपोर्ट करेंगे। और जब 3 तारीख को मतदान होगा तो शांतिपूर्ण मतदान की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए ये विशेष रूप से अपना जो कार्य है वो संपादित करेंगे। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलित वोटरों पर फोकस कर रही है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद उदित राज ने बीजेपी को दलितों की सबसे बड़ी दुश्मन और कांग्रेस को हमदर्द पार्टी बताया है। तो वहीं बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने बीजेपी को दलितों की उत्थान करने वाली पार्टी करार दिया है। ग्वालियर चंबल अंचल में अब कांग्रेस और बीजेपी दलित वोटरों को अपने पाले में लाने की कवायद में जुटी है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद उदित राज ने दलितों को संबोधित करते हुए बीजेपी को दलितों की सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी बताया है। उदित राज ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी जीती तो ये दलितों के लिए मौत के समान होगा। इस देश में दलितों को अपमानित होकर जीना पड़ेगा और प्रदेश में हालात बेहद खराब होंगे। बीजेपी
दलितों के साथ गुलामों जैसा बर्ताव करेगी अगर बीजेपी की सरकार यहाँ स्थापित रहती है तो। उधर उदित राज के दलितों को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने पलटवार किया है। लाल सिंह ने कहा कि उदित राज जैसे लोग सत्ता के सौदागर है। जब उदित को सांसद बनना था तो उसे बीजेपी गंगा जैसी पवित्र लगती थी, लेकिन जब बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो उसे अब कांग्रेस में गंगा नजर आ रही है। लाल सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा दलितों का अपमान किया है, इसलिए दलितों को अब कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहिए। वहीं बीजेपी ने दलितों के उत्थान के लिए हर संभव काम किया है और करती रहेगी। 2018 के विधानसभा चुनाव में दलित वोटरों की वजह से कांग्रेस ने सत्ता हासिल की थी और ग्वालियर चंबल अंचल की 34 में से 26 सीटों पर कब्जा जमाया था। यही वजह है कि चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलित वोटरों को अपने पाले में करने की कवायद में जुटी है। सामेर उपचुनाव में कांग्रेस ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के सांसद विवेक तन्खा और प्रेमचंद गुड्डू ने केंद्रीय पर्यवेक्षक को एक वीडियो सौंपा है, जिसमें रात के समय नेहरू स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े किए गए हैं। प्रदेश की सबसे हॉट कही जाने वाली सामेर सीट पर कशमकश जारी है। अब कांग्रेस ने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू, उनकी बेटी और एजेंट रश्मि बोरासी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव ने रात का नेहरू स्टेडियम का एक वीडियो मीडिया को भी जारी किया है और केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक रूपवंत सिंह को भी सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रात में स्टेडियम में ईवीएम की सुरक्षा के लिए कोई मौजूद नहीं था। स्टेडियम के मुख्य द्वार से लेकर आगे तक सारे दरवाजे खुले हुए थे। वहां सुरक्षा के ठोस प्रबंध नहीं थे। निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे भी बंद थे। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग के जारी निर्देशों का ये उल्लंघन है। इस लापरवाही से स्पष्ट होता है कि चुनाव को जिला प्रशासन कितनी गंभीरता से ले रहा है। ऐसे में प्रशासन की बदनीयता साफ दिख रही है। वहीं कांग्रेस के ईवीएम की सुरक्षा को लेकर उठाए सवालों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस हताश और निराश हो चुकी है। बीजेपी के पूर्व मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि कांग्रेस को हर चीज में शंका दिखाई दे रही है। प्रेमचंद गुड्डू को शिकायत के अलावा कुछ बचा नहीं है। अब तो दिग्विजय सिंह आ गए हैं, जबकि 2018 में दिग्विजय सिंह ने प्रेमचंद गुड्डू के लिए जो टिप्पणी की थी वो सामेर की जनता जानती है। कांग्रेस ने सामेर उपचुनाव की निष्पक्षता पर संदेह जताया है, साथ ही इंदौर कलेक्टर को हटाने की मांग की है। ऐसे में अब देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है। उपचुनाव के सियासी रण में इस बार कई ऐसे प्रत्याशी भी मैदान में हैं जिन्हें घोषित दल बदलू भी कह सकते हैं, यानी टिकट न मिलने पर इन उम्मीदवारों की फितरत तत्काल बदल जाती है और फिर ये उस पार्टी का दामन छोड़ एक नई पार्टी का हाथ थामकर चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए फिर चल पड़े हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। कुछ नेताओं के लिए दल बदलना कपड़े बदलने की तरह होता है। उनको घोषित दल बदलू भी कह सकते हैं, जिनकी फितरत टिकट न मिलने पर तुरंत बदल जाती है। ग्वालियर चंबल अंचल में ये चलन कुछ ज्यादा ही है। चुनाव के दौरान टिकट न मिलने पर दूसरे दल की नाव पर सवार हो जाना यहाँ के नेताओं की फितरत में शामिल है। कुछ छोटे दल तो भाजपा कांग्रेस की सूची घोषित होने का इंतजार इसीलिए करते हैं ताकि टिकट न मिलने से नाराज नेताओं को वो लपक लें और उनके दल का विधानसभा जाने का सपना पूरा हो जाए। इन उपचुनावों में भी आधा दर्जन ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें घोषित दल बदलू भी कहा जा सकता है। ये ग्वालियर चंबल अंचल से ही आते हैं। ग्वालियर चंबल अंचल की 16 में से 6 सीटों पर सत्ता के लिए 3 से 4 पार्टियां बदलने वाले 6 उम्मीदवार जीत के लिए जनता से समर्थन मांग रहे हैं। इनमें भांडेर, मुरैना, बड़ा मलेरा, सुमावली और पोहरी के उम्मीदवार 2 से 3 पार्टियों से चुनाव लड़ चुके हैं। सुमावली से भाजपा प्रत्याशी एंदल सिंह कंसाना बसपा से चुनाव लड़े, फिर कांग्रेस पार्टी में रहे और अब भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। सुमावली से ही कांग्रेस उम्मीदवार अजब सिंह कुशवाहा ने बसपा से चुनाव लड़ने के बाद भाजपा का दामन थामा, अब पाला बदल कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। भांडेर से फूल सिंह बरैया बसपा के बाद कांग्रेस में, कांग्रेस के बाद एलजेपी में, बहुजन संघर्ष दल से चुनाव लड़ने के बाद अब कांग्रेस से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुरैना से राम प्रकाश राजौरिया बसपा से चुनाव लड़े, फिर आप के टिकट से मैदान में उतरे, फिर आप पार्टी के बाद भाजपा के साथ चुनावी मैदान में हैं। पोहरी से कांग्रेस उम्मीदवार हरिबल्लभ शुक्ला कांग्रेस में रहे, फिर समानता दल का दामन थामा, फिर बसपा में वापसी हुई और अब फिर से कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। मुन्नालाल गोयल बसपा के बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और अब भाजपा के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं। बड़ा मलेरा से बसपा प्रत्याशी अखंड प्रताप सिंह कांग्रेस में रहे, भाजपा सरकार में भी मंत्री रहे और अब बसपा से इस बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत
आजमा रहे हैं। 4 से 5 पार्टियों का दामन थाम चुके ये प्रत्याशी इस बार फिर से नई पार्टियों के साथ अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इन प्रत्याशियों पर जनता कितना भरोसा जताती है और इन्हें जिताकर क्या विधानसभा की दहलीज तक पहुंचाती है या नहीं। मरवाही उपचुनाव में अब एक नया मोड़ सामने आ गया है। जोगी कांग्रेस पार्टी का जिस तरह से निर्वाचन वहां पर रद्द कर दिया गया था, उसके बाद से अब ये कयास लगाया जा रहा था कि जोगी का खेमा किस पार्टी की तरफ जाएगा, तो अब स्पष्ट हो चुका है और खुद जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने ऐलान कर दिया है कि उनका समर्थन बीजेपी को होगा। तो ये माना जाए कि जिस तरह से बीजेपी का वोट बैंक वहां पर बढ़ना तय माना जा रहा है और खुद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने यह भी कह दिया है कि अब जीत बीजेपी की मरवाही से सुनिश्चित हो चुकी है और ये भी साथ में कहा है कि वहां पर जिस तरह से अजीत जोगी का वहां अपमान किया जा रहा है कांग्रेस की द्वारा, वो पूरी तरह से गलत है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि जो बी टीम का लगातार ये वो कह रही थी कि बी टीम के रूप में यहाँ पर जोगी कांग्रेस का गठन हुआ था, वो अब सिद्ध हो चुका है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि जिस तरह से 10 तारीख को जब चुनाव का परिणाम आएगा तो ये सिद्ध होगा कि आखिर ये समर्थन कितना कारगर हुआ और कांग्रेस के जो दावे हैं जीत के वो कितने सिद्ध होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेक बाद आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खेल और खेल को बढ़ावा दिए जाने से ही आज दुर्ग जिले के खिलाड़ियों को अपने ही मोहल्लों में सर्व सुविधा युक्त खेल स्टेडियम नसीब हो पा रहे हैं। जिन खेलों के अभ्यास के लिए उन्हें कई किलोमीटर तक जाना होता था, आज उन्हें चंद कदमों तक में ही स्टेडियम मिल जा रहे हैं। ऐसे में आज ये खिलाड़ी पूरी मेहनत और लगन से प्रदेश और देश का नाम रोशन करने का प्रयास कर रहे हैं। दुर्ग जिले के खिलाड़ी आज पूरी मेहनत और लगन के साथ खेल रहे हैं। जिन खिलाड़ियों को कुछ समय पूर्व तक लंबी दूरी तय कर अभ्यास करने के लिए जाना होता था, वो स्टेडियम मानो उनके घर तक पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। यह उसी प्रयास का नतीजा है कि आज दुर्ग भिलाई के खिलाड़ी बगैर किसी टेंशन के जीतोड़ मेहनत कर प्रदेश का नाम रोशन करने का प्रयास कर रहे हैं। खेल को हमारी ये जो राज्य सरकार है बहुत बढ़ावा दे रही है। साथ ही साथ हमने तो ये भी सुना है कांग्रेस की ये जो सरकार है, इनकी एक स्पोर्ट्स सेल है जो खिलाड़ियों के जो हम चोटिल हो जाते हैं बच्चे जो खेलते हुए, तो बच्चों के लिए वो डॉक्टर्स पूरे राज्य में हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। ये वे डॉक्टर्स जो खिलाड़ियों की चोट को कैसे उबारा जाए उसके लिए भी ये मेहनत कर रहे हैं। भिलाई वैसे भी शिक्षा के साथ साथ खेलों के लिए पहचाना जाता है, जहां के कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आते ही खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। जब से राज्य सरकार सत्ता में आई है तब से बहुत ज़्यादा अच्छा हमें यहाँ पे महसूस हो रहा है कि चीज़ें बनती जा रही हैं जिसका हमें लाभ हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में वो खिलाड़ियों को होने वाली परेशानियों से भली भांति परिचित हैं। यही वजह है कि एक ओर खेलों के लिए भिलाई में कई स्टेडियम का निर्माण किया गया है, तो दूसरी ओर खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप भी प्रदान की जा रही है, जिससे खिलाड़ी काफी खुश हैं और वे तहे दिल से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद दे रहे हैं। इस एरिया में बास्केटबॉल ग्राउंड बना है, बहुत अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि लोगों को प्लेयरों को बहुत दूर जाना पड़ता है खेलने के लिए। अलग अलग ग्राउंड बन गए हैं, बास्केटबॉल हो गया, हर स्पोर्ट्स का हो गया, उसमें भी लोग जाते हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पे पास में, मतलब घर के पास ग्राउंड बन गया है तो मतलब नेशनल के लिए स्टेट के लिए हम लोग को प्रैक्टिस के लिए अच्छा वो होता है। राज्य शासन की पहल का ही नतीजा है कि आज भिलाई में जो क्षेत्र कचरे का स्थान हुआ करता था, आज उसी खुर्सी पार के क्षेत्र में सर्व सुविधा युक्त खेल का मैदान बनकर तैयार हो गया है और आज यहाँ के खिलाड़ी अभ्यास कर रहे हैं। वहीं दुर्ग के सबसे बड़े और पुराने पंडित रविशंकर स्टेडियम का जल्द ही 99 करोड़ की राशि से जीर्णोद्धार होगा, जिसकी सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। दुर्ग जिले के विभिन्न नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में स्टेडियम्स के निर्माण भी हो रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से मिनी स्टेडियम्स को लिया गया है। इस तरह राज्य शासन खिलाड़ियों का पूरा ध्यान रख रहा है, जिसकी वजह से खिलाड़ी पूरी तन्मयता के साथ अपने खेल प्रतिभा को निखार रहे हैं और साथ ही राज्य सरकार को
तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। तो 2 युवा महिलाओं और उनके दृढ़ संकल्प ने एक कॉलोनी के सामाजिक और प्राकृतिक परिदृश्य को बदल दिया है। मिलिए ठिया और तायरा से, जिन्होंने कचरे के ढेर को एक रेन गार्डन में बदल दिया। अपर्णा द्विवेदी ने जाकर इन जल योद्धाओं से मुलाकात की और देखा उनका भूजल रिचार्ज पहल। तायरा और मैंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत तब की जब हमने एक रिपोर्ट में देखा कि 2 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 1200 वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट्स हैं। पानी की बढ़ती समस्या को देखते हुए हमने सोचा कि हम सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए। सबसे पहले हमने सर्वे किया और पाया कि पश्चिमी सागरपुर में सबसे ज्यादा पानी की किल्लत है। अगला हमारा कदम था एमसीडी काउंसलर से पार्क में काम करने की इजाजत लेना। So how this differs from the regular rainwater harvesting system? रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम में कुआं खोदा जाता है, लेकिन बायोस्वेल में इस पूरे पार्क में 3 फीट गहरी जमीन की खुदाई की गई, फिर बड़े पत्थरों से उसे ढका गया, उसके ऊपर छिद्रित पाइप लगाई गई और छोटे पत्थरों और मिट्टी से ढक दिया गया। फिर हमने उस पर छोटे पेड़ पौधे लगाए जिसके लिए वो इस पूरी कड़ी को बांध सके। And then we also planted shrubs and local hedge grass, low hedge grass, so that it helps bind the soil. कभी कचरे का पहाड़ होता था ये जगह पे, यहाँ पे लोग इसको कूड़े वाला कलर कहते थे, लेकिन आज वो कूड़े वाला कलर ये ग्रीन पार्क के रूप में डेवलप होकर के आज सागरपुर के हजारों लोगों को जीवन दान दे रहा है। पानी का संरक्षण एक व्यक्तिगत कार्य नहीं है। एक छोटी सी पहल बड़ा बदलाव ला सकती है।